सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कस्टमर, जी हाँ, हमारे बिजनेस के कस्टमर जो है उनके लिए भी हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है, अकाउंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कस्टमर्स ऑफ बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट क्रिएशन। कस्टमर है तभी तो सेल होगा, और सेल होगा तभी प्रॉफिट होगा, बराबर, तभी बिजनेस ग्रो होगा। तो एग्जिस्टिंग मार्केट इज नॉट द मार्केट ऑफ सेलर बट इट इज द मार्केट ऑफ बायर। अभी का जो मॉडर्न टाइम है वो टाइम क्या है, वो नॉट अ मार्केट ऑफ सेलर, मतलब बेचने वालों का मार्केट नहीं है, बायर का मार्केट है, मतलब कस्टमर लोगों का मार्केट है। आज हमें एक मोबाइल फ़ोन भी लेना है ना, तो हम मोबाइल पे शॉप पे जाके उसके प्राइस निकलवाते हैं, फिर ऑनलाइन जाके देखते हैं, फिर वो देखते हैं कहाँ से बेनिफिट मिले। तो कितनी कंपटीशन है, बराबर। तो मतलब मार्केट किसका है, बायर का, कस्टमर का मार्केट है। बिजनेसेस का मार्केट नहीं है, कस्टमर का मार्केट है। जिसके बिजनेस में ज़्यादा कस्टमर, उसका बिजनेस बड़ा, बराबर। फॉर बायर मीन्स द कस्टमर, वेरियस एक्ट आर प्रिवेलिंग एंड दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू परचेस प्रोडक्ट। अभी बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर एक्ट बन गए हैं, बहुत सारे एक्ट भी बन गए हैं कि जहाँ पे वो मतलब छेतरपिंडी अभी नहीं हो रही है, फ्रॉड नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। होता है तो भी उसके मतलब सॉल्यूशन है, किसी ने आपसे कुछ वो किया तो उसका सॉल्यूशन है, बाय एक्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है, इसके लिए कस्टमर के लिए भी ये अकाउंटिंग जो है वो ज़रूरी रहता है। अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर कस्टमर ऑल्सो, ऐसा बोल सकते हैं। अब है आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फॉरेन एंटरप्रेन्योर। फॉरेन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत ही बढ़ जाने के कारण जो अभी की दुनिया जो है ना वो बहुत छोटी हो गई। दुनिया तो उतनी ही है बट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। आज हमें यहाँ से दुबई जाना है, 2-3 घंटे में पहुँच जाते हैं, बराबर, फ्लाइट लेके पहुँच गए, 1 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हो गए, व्हाट्सएप से कहीं भी कोई भी आप कॉल कर लो, इंटरनेट आ गया, बराबर। तो इंटरनेट के यूज़ के द्वारा आप स्काइप भी यूज़ करो, व्हाट्सएप यूज़ करो, सोशल मीडिया आ गया। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ है कि जो दूरियाँ थी वो ख़त्म हो गई है। मतलब आज हमारा कोई रिलेटिव जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं भी है, तो हमें कभी भी बात करनी है तो इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल कर दिया, बात कर ली, वीडियो कॉल कर लिया, बात कर ली, बराबर। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई कि वो एकदम वर्ल्ड एकदम हमें स्मॉल लगने लगा है। बिसाइड इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन एंड लिबराइज ड्यू टू लाइब्रेलाइजेशन। दूसरा, गवर्नमेंट ने भी डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखने के बाद जो कुछ भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन थे वो भी कम कर दिए। कम कर दिए का मतलब क्या होता है कि पहले कुछ कंडीशनें थी कि भाई इस कंट्री के साथ हम ये ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, ये चीज़ें उसको नहीं बेचेंगे, वहाँ से ये चीज़ें नहीं लाएंगे, ये सब था। पर ये सब होने से क्या होता था, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक जाता था। तो इसको अभी लिबरल कर दिया है, थोड़ा हल्का कर दिया है, ईजी कर दिया है। तो वो सब चीज़ें भी अभी ज़्यादा होने लगी है, बराबर। कॉन्सिक्वेंटली फॉरेन एंटरप्राइज विश टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस इन देयर कंट्रीज। मतलब आप यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो मार्केट है अभी वो बहुत ही लिबरल तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट से बहुत ही अच्छा चल रहा है, बराबर। तो उसमें कोई सारे रिस्क जो है वो थे पहले, वो अभी सब कुछ हटा दिए गए हैं और गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट है कि आप ऐसे कुछ भी बिजनेस करो तो उसमें आपको बहुत सारी सब्सिडियाँ मिलती है, वो सब है, बराबर। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि फॉरेनर जो है वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हो आईटी का एक जो भी है वो कैरियर, मतलब घर पे बैठे बैठे आप पूरी दुनिया का कोई भी कोने से काम ले सकते हो और कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कई लोग फ्रीलांसरिंग में काम कर रहे हैं। वेबसाइट बनाना, तो वेबसाइट बनाना एक आपको आ गया तो आप पूरी दुनिया में से कहीं से भी क्लाइंट लेकर काम घर बैठे कर सकते हो और वो पैसा आपके खाते में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये जो है वो, तो ये तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई, पर अब कंपनी लेवल पे हम जाएंगे या बड़े बिजनेस के स्केल पे हम जाएंगे तब क्या होता है। तब
कई सारी फॉरेनर कंपनी जो है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में आ रही है, हमारी कंपनी जो है वो कई सारी बाहर के कंट्री में जा रही है, बराबर। तो ऐसे में आप देख सकते हो, ऐसे में कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे यहाँ की कोई कंपनी है, वो पूरी कंपनी फॉरेन कंपनी ने किसी ने खरीद लिया, बराबर। तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन, यानी दो कंपनी का मर्ज होना, उसको अमालगमेशन बोलते हैं। तो ऐसा अमालगमेशन इंटरेस्टेड होते हैं कई सारी कंपनीज, बराबर। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसीजन दे एग्जामिन द एस्पेक्ट लाइक सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा ऑफ द कंपनी। ऐसा कुछ भी करना है फॉरेन कंपनी को या हमारी कोई कंपनी को, तो वो लोग पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि वो सद्धर कंपनी है या नहीं। सद्धर का मतलब होता है कि वो अपने जितनी भी लायबिलिटी, जितने भी डेब्ट्स, जितना भी उनका वो पेमेंट करना निकलता है, वो सब पेमेंट कर सके ऐसी पोजीशन में है या नहीं। मतलब ऐसा कि उनके लायबिलिटी से एसेट्स ज़्यादा है कि नहीं। लायबिलिटी, एसेट, ये सारी चीज़ें हम टर्मिनोलॉजी में समझेंगे। अभी अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। ये जो है वो एक फाउंडेशन है आपके लिए, इस सब्जेक्ट का एक फाउंडेशन है। जब आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको और क्यूरियोसिटी जागने वाली है कि भाई मेरे को तो ये सीखना ही है, क्या है ये। फिर जब आप सीखोगे तब आपको अकाउंटिंग सही मायने में आएगा। ठीक है, तो ये है फॉरेन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो कोई बिजनेस करता है, कोई इंडस्ट्री चलाता है, मतलब उद्योग करता है, वो हम बोल सकते हैं, बराबर। तो इसमें ये है कि सो अकाउंट है इंपॉर्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है बाहर की कोई कंपनी जो हमारे इंडिया में आने वाली है, तो वो भी यहाँ की कोई कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो भी कंपनी के अकाउंट्स देख के फिर उनको पता चलेगा कि इनके साथ बिजनेस करने जैसा है या नहीं। रेगुलेटरी बॉडीज, अब ये क्या होता है रेगुलेटरी बॉडी? तो अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंट्रोल आइदर बाय गवर्नमेंट और द रेगुलेटरी बॉडीज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो कंपनी 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 बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं छोटे से बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा बिजनेस यानी कि कोई एक बंदा बिजनेस कर रहा है वो नहीं, बड़े स्केल पे जो कंपनी है वो, बराबर। तो कंपनी की जो है उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, तो इसका जो कंट्रोल है वो बाय गवर्नमेंट होता है, या फिर कोई ऐसी संस्थाएं होती है, कोई ऐसी बॉडीज। बॉडीज का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऐसे कुछ लोगों को एक कमिटी बनती है, फिर उनको गवर्नमेंट वो अथॉरिटी देती है कि भाई आप ये डिपार्टमेंट पूरा हैंडल करो, उसको बोलते हैं बॉडीज, बराबर है। तो ये बॉडीज होती है रेगुलेटरी बॉडीज, उसको बोलते हैं। रेगुलेटरी मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो ऐसी बॉडीज जो होती है वो बिजनेस को, यानी कंपनी के फॉर्म के बिजनेस जो होते हैं उसको कंट्रोल्ड करती है, सो दैट द जनरल पब्लिक विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस। ताकि कोई पब्लिक जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे, कुछ भी करे, उसको लॉस ना हो सके। क्योंकि कंपनी के लिए फिर क्या हो जाता है, वो जो रेगुलेटरी बॉडी जो होती है, वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है उसको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि अभी एक है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है इरडा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोनों जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज है। सेबी जो है वो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि वो स्टॉक मार्केट को पूरा हैंडल करती है। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट। कोई कंपनी को शेयर इश्यू करना है, कोई कंपनी के शेयर हमें लेना है, कंपनी को शेयर कैसे इश्यू करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनने हैं, वो सारी चीज़ें वो करती है, बराबर। उसके रूल्स रेगुलेशन जिस तरीके से, वो इरडा का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इरडा जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के जो भी है, जैसे कि मान लो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो उनकी पॉलिसी जो है हम लेते हैं, फिर उसको क्लेम मिलता है या नहीं मिलता है, कुछ भी जो है, अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है या तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देती है, कुछ भी करती है, तो वो सारा कंट्रोल वो करती है। तो ऐसी बॉडीज जो होती है उनके लिए भी हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने का एक रूल्स और गाइडलाइन होता है, उनके हिसाब से ही हमें वो अकाउंटिंग तैयार करने रहते हैं। ठीक है, और दूसरा कि वेदर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द नॉर्म्स और नॉट, इट इज ऑल्सो एग्जामिन्ड बाय दिस बॉडीज। ये लोग भी ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर उसमें भी वहाँ पे उनको गड़बड़ लगती है तो बिजनेस वो पेनल्टी लगा सकते हैं, बिजनेस बंद करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतनी अथॉरिटीज उनके पास रहती। तो ये है यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इन लोगों के लिए हमें अकाउंट्स लिखना पड़ता है, रखना पड़ता है। अब
नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है प्रोफेशनल बॉडीज। अब ये एक तो रेगुलेटरी बॉडीज हमने देखी, दूसरी है प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज में आते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर आर नॉन एज प्रोफेशनल्स, मतलब अकाउंटेंट ये प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रोफेशनल है, एडवोकेट प्रोफेशनल है। तो ये अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन, अकाउंटिंग का जो काम हम करते हैं वो एक प्रोफेशन है, बराबर। प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनती है और प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस, ठीक है। तो ये है फॉर फेयर मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन ईच कंट्री हैज प्रोफेशनल बॉडीज। मतलब देखो अगर अकाउंटिंग का हम काम करते हैं, अकाउंटिंग का प्रोफेशन हम कर रहे हैं, प्रोफेशन में हम है, हम हमारी तरीके से हिसाब रखेंगे, दूसरा कोई अपने हिसाब से लिखेगा, तीसरा कोई अपने हिसाब से लगेगा, तो ये कहीं पे वो मैच नहीं होगा और क्राइसिस बढ़ जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रोफेशनल बॉडीज है, जैसे कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनका एक बॉडी है आईसीएआई। सीएस तो उसके लिए है आईसीएसआई, बराबर। सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए, एडवोकेट्स जो है उनके लिए बार काउंसिल है। तो ये सारी जो है वो है प्रोफेशनल बॉडीज जो इनको कंट्रोल करती है, मतलब इनका जो प्रोफेशन है उसको कंट्रोल करती है और उनके लिए एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि इसी तरीके से आपको अकाउंटिंग मैनेज करने, कोई भी बिजनेस हो तो उसके लिए ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। जैसे कि 1949 के अंदर 1949 से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज फंक्शनिंग फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशन इन दिस कंट्री। हमारी कंट्री में, भारत में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई ये जो बॉडी है वो अकाउंटिंग के प्रोफेशन को कंट्रोल यानी कि उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट दिस बॉडी प्रिपेयर्स गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। गाइडलाइन इश्यू करती है कि भाई इसी तरीके से अकाउंटिंग लिखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है कुछ कुछ टॉपिक के लिए कि भाई अमलगमेशन है, मर्जर है, मतलब दो कंपनी मर्ज होगी या कोई कंपनी किसी कंपनी का बिजनेस परचेस कर लेगी, तब जो ट्रांजेक्शन होगी उसका अकाउंटिंग किस तरीके से रखेंगे, उसका अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन क्या होगी, क्या गाइडलाइन होगी, वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बराबर। सो दैट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन कैन बी मेंटेन्ड इन प्रिपेयर्ड अकाउंट। जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें एक सिमिलरिटी बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, मतलब पूरी कंट्री के जो अकाउंटिंग रूल्स वो है वो सही तरीके से हो, यानी कि मेरा अकाउंटिंग जो प्रिपेयर किया हुआ है वो कहीं पे भी मैं किसी को भी दिखाऊं तो वो किसी को भी समझ में आए, उसका रूल्स है वो यही रहेगा। दूसरा है कि इन एडिशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी जो आईसीएसआई मैंने बोला वो सीएस के लिए जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स के लिए बनाई गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो रेंडर सर्विस नेसेसरी सजेशन, वो सजेशन देते हैं। मेन जो बॉडी है वो है आईसीए। फिर 11वें नंबर पे आता है रिसर्चर एंड एनालिस्ट। रिसर्चर कौन? तो देर इज वन कैटेगरी ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्चर एंड एनालिस्ट। रिसर्चर कौन होते हैं? तो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, बराबर। ऐसा कोई एक ग्रुप होता है, बराबर, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज एंड व्हाट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी इज। मतलब कोई कंपनी है उसके बारे में वो सब लोग सोचते रहते, मतलब सर्च करते रहते कि भाई ये कंपनी ये बिजनेस करती है तो उसका क्या प्रॉफिट है, उसमें क्या मतलब सॉल्वेंसी है कि मतलब उस धीरे धीरे उसकी वेल्थ किस तरीके से बढ़ाएगी। तो ये जो लोग हैं उनको भी अकाउंटिंग पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स लेके उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट रह जाती है अकाउंट्स की, बराबर। दिस ग्रुप इज और नॉट वर्किंग ओनली फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट बट दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स। वो लोग अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी ये जो भी रिसर्च करते हैं वो बाहर निकाल देते, मतलब एक्सपर्ट बोलते हैं उसको, बराबर। वो कोई ना कोई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर वो रिसर्च अपना वो काम आता है हर जगह पे। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी ऑफ दिस यूजर्स। ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, यहाँ पे मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो लोग ये रिसर्च का काम कर रहे हैं। जैसे एक है सिबिल, एक है क्रिसिल, सिबिल और आईसीआर है। जैसे सिबिल का आपने नाम सुना होगा, जब कहीं हम लोन लेते हैं तो हमें वो सिबिल रिकॉर्ड निकालना पड़ता है, बराबर। तो सिबिल रिकॉर्ड निकालना पड़ता है, वो कैसे निकलता है? इसी तरीके से भाई आपने कोई लोन ली है तो लोन का पेमेंट किस तरीके से किया है, बराबर। अगर नहीं किया है तो कितने मतलब आपके पॉइंट कम हो गए, क्या होगा, तो ये लोग रिसर्च करते रहते हैं इस तरीके से, बराबर है। और फिर वो रिसर्च काम आता है दूसरे लोगों को दूसरे लोगों के लिए वो ऐसा काम करते हैं, तो उनको भी रहता है ज़रूरत
अकाउंटिंग की। गवर्नमेंट यानी कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द कंट्री। गवर्नमेंट को किस लिए, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, उनको इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट करने का कंट्री का पूरा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द गवर्नमेंट फॉर्म्स पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है, बराबर, डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ये पॉलिसी वो किस तरीके से बनाती है, तो उनको भी ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये रिक्वायरमेंट जब उनके पास रहती है तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि अकाउंटिंग पे से वो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, बराबर है। ये देख के फिर वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं। दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्लेज वाइटल रोल इन पॉलिसी ओरिएंटेड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 12 टॉपिक देखे वन बाय वन। ये 12 के 12 टॉपिक के अंदर जितनी भी हमने डिस्कस की, उस हिसाब से आपको भी पता चला होगा कि अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप उसी अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए आपने शुरुआत की है 11th कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ने की। तो अभी तक का जो हमने भी पढ़ा है वो एक फाउंडेशन है सब्जेक्ट का, बराबर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके से वो मतलब करते हैं कि भाई हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप हमें सीधा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ले जाओ, सीधा वो धड़ाधड़ वो सिखा दो कि भाई क्या एंट्री होगी, क्या नहीं होगी, क्या होगी। बट फिर उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई मैं क्या सीख रहा हूँ। ये हो जाता है एग्जाम ओरिएंटेड। अरे भाई आपको सब्जेक्ट के अंदर ये सब बुक्स में लिख के दिया गया है तो एक बार पढ़ लो, कहीं ना कहीं वो पढ़ा हुआ आपको काम आने वाला है। भले ही उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बट आप कॉमर्स में आए हो, आपके सब्जेक्ट के अंदर ये पॉइंट है, टॉपिक है, तो आप पढ़ो। और बुक जो बनाई है तो बनाने वाले ने कुछ सोच समझ के उसमें लिख के दिया होगा ना, खाली पढ़ने के लिए तो नहीं दिए। तो ये पढ़ना जरूरी है, इससे आपका जो मेमोरी है वो आपको डेवलप होगा, और मेमोरी के साथ साथ आपको इसके लिए क्यूरियोसिटी मिलेगी कि भाई क्या होता है अकाउंटिंग। कभी कभी क्या होता है कि भाई कॉमर्स ले लिया है तो अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और आप इस प्रोफेशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, उसके लिए आपको बेसिक से आपको जानना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो एमकॉम करने के बाद भी हम उसको पूछते हैं आईसीएआई क्या है तो पता नहीं है, सेबी क्या है तो पता नहीं है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पे जो है ना वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी थी, वो मैंने आपको समझाई। आप उसका डिटेल में स्टडी कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो सेबी क्या है, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो आईसीआई क्या है, आईसीएसआई क्या है, बराबर है, सिबिल क्या है, क्या कुछ। तो ये सब आपका रिसर्च का काम बन जाता है। अब जैसे जैसे आप इसमें सोचने लगोगे और काम करते लगोगे तो उस हिसाब से आपका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। और नॉलेज इज वेल्थ, मैं ये मानता हूँ, बराबर। नॉलेज इज वेल्थ, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की एसेट है, उस पर किसी का भी हक नहीं है आपके अलावा। तो नॉलेज इज वेल्थ, ठीक है। चलिए, तो आज ये टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड।